तो लास्ट क्लास इंटरप्ट हो गई थी तो हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था। कौन सा फॉर्मूला जनरेट किया था हमने? फॉर्मूला जनरेट किया था हमने सिग्मा का। कौन सा? क्या? जनरल सिग्मा का। ई एन ई म्यू ई प्लस ई एन एच म्यू एच। मेरे ख्याल से अब याद भी हो गया सभी को, है ना? जिसमें हमने देखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई और एन एच बराबर हो जाते। किसके बराबर बच्चे? एन आई। तो एन आई और ई कॉमन ले लेंगे तो म्यू ई प्लस म्यू एच बच जाएगा अंदर। इजी फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, हम बात करें किसकी? एक्सट्रिंसिक की। इंट्रिंसिक में भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एन टाइप। एन टाइप में आप मेरे को बताओ कौन सी ज्यादा होते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन? किसकी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है? इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंने लिखा था बहुत ज्यादा हाई होती है। किस कंपेयर से? नंबर ऑफ होल से। नंबर ऑफ होल से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब कि डेफिनेटली इसका करंट बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस करंट। यस और नो? तो कहना है इसे डायरेक्टली कि जो सिग्मा एन टाइप होगा अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू ई एन ई म्यू ई। ये होगा एक, तो बस खत्म। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है। आप चाहो तो एनएच निकाल भी सकते हो। अभी निकालना सिखाऊं कैसे निकाल सकते हैं। पर उसका करंट ना बहुत कम होगा। इसमें कुछ एडअप ही नहीं करेगा। एडअप करेगा तो बिल्कुल डेसिमल पॉइंट पे एडअप करेगा, वो भी लास्ट में जाके। तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा आंसर में। इस वजह से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? इन द सेम वे अगर मैं बताऊं किसके लिए? पी टाइप के लिए बच्चों। तो पी टाइप में आपको पता है होल की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे पी टाइप की कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी बच्चों? ई एन एच म्यू एच। बस खत्म। ये था फॉर्मूला। ठीक है बच्चों? एक आइंस्टाइन ने ना मास एक्शन लॉ और बताया था। उसने बोला था इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल्स ऑलवेज क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट होंगे। हमेशा क्या होंगे बच्चों? कांस्टेंट होंगे। चाहे वो एन टाइप हो, चाहे पी टाइप हो, और चाहे वो इंट्रिंसिक भी क्यों ना हो। इंट्रिंसिक तो बिल्कुल प्योर था। प्योर में दोनों की वैल्यू क्या थी? सेम थी। लेकिन जब मैंने उसके अंदर, ध्यान से, जब मैंने उसके अंदर नंबर ऑफ होल ज्यादा डाल दिए, नंबर ऑफ होल ज्यादा डाल दिए, मतलब मैंने उसमें होल बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? कौन सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ी होल बढ़ाने के लिए? कौन सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ी मेरे को? है? पेंटावेलेंट होता है। हाँ हाँ, कौन सी? वही पूछ रहा हूँ, कौन सी? पी टाइप है ना? हाँ हाँ, शाबाश। कौन सी होती है उसके अंदर? ट्राइवेलेंट। कौन सी होती है? ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट डालने पड़ेगा तो मतलब बोरोन डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? बोरोन। तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेम होगा। होल ज्यादा हो गए ना, तब भी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इनका हमेशा मल्टीप्लीकेशन क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट। और वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एन आई स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होगा? हमेशा एन आई स्क्वायर के बराबर होगा। अब इंट्रिंसिक में देखो, इंट्रिंसिक में हमने क्या पढ़ा है सर? एन ई इक्वल टू एन एच होता है। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन एन एच स्क्वायर के बराबर हो गई। इस वजह से बनाए फॉर्मूला, ठीक है? लेकिन जब हम बात करेंगे, सुनो, हम बात करेंगे एन टाइप के लिए। किसकी बात करेंगे? एन टाइप के लिए। एन टाइप बनता कैसे? प्योर सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में हम क्या डालते थे हैं उसके अंदर? पेंटावैलेंट प्योरिटी डाल देते हैं। पर पहले पहले तो प्योर ही था उसके अंदर। तो उसका मतलब ये दोनों चीजें तो हमेशा क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ठीक है? एक की वैल्यू वो दे देगा, दूसरी की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे मैं एग्जांपल पे लेके चलूं, एक एग्जांपल ले लूं। मैंने बोला कि एन आई कोई भी क्वांटिटी एन आई है 10⁻13 है। वैसे होते 1.5, मैं एक अप्रोक्सीमेट नंबर लेके चल रहा हूँ। ठीक है? मैंने बोला कि मैंने डोपिंग कर दी उसमें इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की हो गई वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 10⁻19। इतने के ही आसपास क्वेश्चन आएगा आपका। जो रेंज बता रहा हूँ प्रैक्टिकल रेंज के आसपास आएगा। 10⁻20 होगा, 10⁻21 के आसपास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ होल्स कितने? नंबर ऑफ होल्स तो कैसे पता करोगे सर? ऊपर वाले फॉर्मूले से देखो कैसे। एन आई पता है, एन ई पता है। एन ई की जगह लिखोगे 10⁻19
NH की जगह NH ही रहेगा, इसके जगह 10⁻13 का क्या कर दोगे बच्चे, स्क्वायर। ये कितना हो गया, 10⁻26। NH कितना हो जाएगा, 10⁻19 कितना निकल गया, आप बोलोगे सर NH निकल गया 10⁻7 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर ध्यान दो, अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो। अगर मैं NH की वैल्यू यहां पुट करता और Ne की वैल्यू भी यहां पुट करता, मान के चलो थोड़ी देर के लिए मोबिलिटी दोनों की क्या है, सेम है, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, तो भाई Ne से कितना ज्यादा है, 10⁻12 ज्यादा है, 10⁻12 ज्यादा है। 10⁻12 बोला, करंट देख लो उसका 0.0000 उतना कब पीछे होगा। इस वजह से मैंने उसको पार्ट को क्या कर दिया है, हटा दिया। क्लियर हो गया अच्छे से, मैंने उस पार्ट को क्या कर दिया है, हटा दिया, इस वजह से हटाया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो देगा ए की वैल्यू और निकालो करंट। क्लियर हो गया यहाँ तक। जल्दी से चल, लिख लिया। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी विद टेम्परेचर। लिखो मोबिलिटी विद टेम्परेचर, मोबिलिटी विद टेम्परेचर। वैसे ऊपर टॉपिक का नाम लिखो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर लिखो। फिर पहले लिखेंगे मोबिलिटी, मोबिलिटी के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। देखो वैसे होता है, जो मोबिलिटी होता है वो इन T⁻⁻⁻n की वैल्यू के बराबर होता है। n की वैल्यू रेंज होती है 0.67, 1.37, इसके आसपास होते हैं, मतलब है तो क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1.67 के आसपास होती है। तो डेफिनेटली टेम्परेचर के बढ़ाने से बच्चों मोबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मोबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। वैसे भी इसका जरूरी नहीं है इसी कॉन्सेप्ट से समझना है, खुद सोचो। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, एक एक वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या स्टार्ट हो जाता है, रेंडमनेस। रेंडमनेस बनाने से बच्चों उनके अंदर जिग जैग मोशन स्टार्ट हो जाता है, जहां उनको सीधे सीधे जाना था अब जिग जैग मोशन स्टार्ट होगा, तो स्पीड ओवरऑल क्या हो गई, कम हो गई। कम हो जाएगी तो उनकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इस वजह से। समझ में आ गया, क्लियर है। वरना आप ये रिलेशन भी याद कर सकते हो, ठीक है। पर बात आती है सर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो आपने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत बार बोला। तो यहाँ तो मोबिलिटी कम हो रही है, ऐसा कारण क्या है इसके पीछे, उसके पीछे कारण क्या है देखो। सिग्मा आई का फॉर्मूला क्या है, अब देखते हैं सेकंड पॉइंट, कंडक्टिविटी। सेकंड रीजन है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बच्चे, E Ni म्यू ई प्लस म्यू एच, ये पढ़ा आप सभी ने। एक मैंने Ni का फॉर्मूला बताया था आपको, एक Ni होता है Ni² ए टी क्यूब e⁻⁻के डिवाइड बाय के टी, ये बताया था बच्चों मैंने आपको, ठीक है। बस इतना याद रखना Ni और इसमें क्या रिलेशन आ रहा है, T⁻⁻, सॉरी T⁻³ का रिलेशन आ रहा है, कितना आ रहा है, T⁻³ का रिलेशन आ रहा है, और इसकी वजह से भी Ni की वैल्यू बढ़ेगी। तो Ni की वैल्यू एज कंपेयर टू यू, देखो यू कम तो कर रहा है, Ni बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। दोबारा सुनो, यू क्या कर रहा है, कम कर रहा है मोबिलिटी, लेकिन Ni थोड़ी ज्यादा बढ़ा रहा है उससे। इस वजह से ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों, आपकी बढ़ जाती है। समझ में आ गया। ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होता है बच्चों, ये कम तो कर रहा है, लेकिन Ni क्या कर रहा है बच्चों, ज्यादा बढ़ा रहा है, तो ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है बच्चों आपके साथ, बढ़ जाती है, ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये होती है आपकी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ रिलेशन। ऐसा क्यों होता है, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब तेरे को टेम्परेचर देंगे ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स पर जनरेट होते हैं। पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए हमेशा, इलेक्ट्रॉन होल्स पर जनरेट होते हैं, हाँ, फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो इसको लोग क्या कर रहे हैं, कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं ना, इस वजह से। क्लियर हो गया, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं
टेम्परेचर का देख लिया, मोबिलिटी के साथ, इंट्रिंसिक के साथ। मेरे ख्याल से बहुत है इतना। ठीक है, यहाँ तक इस टॉपिक के लिए बहुत है। वेरिएशन वैसे, वैसे एक बार बता दूं, मेटल की कंडक्टिविटी जो होती है मेटल की, वो टेम्परेचर के साथ कम होती है कि बढ़ती है? हम्म, कम होती है। क्या होती है? क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू पावर 1/t होती है। बस इतना ही लिख लो, 1/t होती है, 1/t। ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ठीक है। लेकिन अगर मैं एन टाइप और पी टाइप की बात करूं ना बच्चों, एन टाइप और पी टाइप की बात करूं, तो कम होती है। वैसे है तो सेमीकंडक्टर पर कम हो रही है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाने वाली बात है अब। ऐसा क्यों हो रहा है? एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। कितने बताए थे मैंने एग्जांपल में? 10⁻19 बताए थे। वैसे मेटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? मैंने शुरू में बताया 10⁻28। ठीक है। इसका मतलब कि जो एन टाइप है ना, एन टाइप, वो थोड़ा सा बिहेव करने की कोशिश कर रहा है। किसकी तरह? मेटल की तरह। जब भी कोई भी सेमीकंडक्टर यूनिपोलर बन जाएगा ना, यूनिपोलर, यूनिपोलर का मतलब कि केवल एक ही उसके अंदर चार्ज कैरियन बहुत ज्यादा है, या तो एन टाइप या फिर पी टाइप, तो किसकी तरह बिहेव करेगा वो? मेटल की तरह बिहेव करेगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद हाई डोपिंग, extrinsic semiconductor with high doping behave as unipolar device, will become, ऐसे लिखो, will become unipolar device। extrinsic semiconductor with high doping, extrinsic semiconductor with high doping will become unipolar device that will behave as a metal, so their conductivity will be decreased by increasing the temperature। conductivity will be decreased by increasing the temperature। समझ में आ गया यहां तक? क्या क्या बताया था देखो, मैंने पहले बता दो क्या क्या बताया मैंने, शुरू से बताओ। क्वेश्चन में क्या क्या बताया? एटम्स प्रेजेंट कितने सिलिकॉन एटम में? 5 × 10⁻22 पर इसको सेंटीमीटर क्यूब डाल दो। ठीक है। डोपिंग लेवल किया है मैंने इसमें, सिलिकॉन में डोपिंग लेवल किसका किया है? फॉस्फोरस का किया है। रेशो लिया मैंने 2:10⁸ का। और क्या लिया है? म्यू ई, म्यू ई लिया है, म्यू एच लिया है, और एन आई लिया है। यही लिया है ना? म्यू ई होता है बच्चों 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये होता है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और एन आई दे रखा है 1.5 बताया मैंने, 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहला पॉइंट क्या निकालना है? पहली वैल्यू निकालनी है बच्चों हमें, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है। दूसरा निकालना है इंट्रिंसिक रेजिस्टिविटी निकालनी है, दूसरा पार्ट। ठीक है। तीसरा, आफ्टर डोपिंग, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर निकालना है। चौथा, फिर निकालनी है कंडक्टिविटी ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेरे ख्याल से इनफ है अभी के लिए। ठीक है। रेजिस्टिविटी। ठीक है। तो करें स्टार्ट। करें बच्चों? हाँ, मैं बताऊँ।
कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बता। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। हाँ, ई एन आई म्यू ई प्लस म्यू एच। क्या हमें ई पता है? यस, 1.6 टेन पावर -19। एन आई पता है, दे रखिए कितनी? 1.5 10 पावर 10। म्यू ही दे रखा है 1350। और ये कितना है बच्चों? 500। सॉल्व करो जल्दी से और वैल्यू निकालो, जल्दी से निकालो। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो क्या लग रहा है कैसे आ रही है? 428 आ रहा है। 1850 इंटू 1.6 इंटू 1.5, जो कि होता है 4440 इंटू 10 पावर -19, सॉरी 9। यही होगा, यही हो रहा है बस। तो कितना हो गया? 4.440 माइक्रो सीमन। सीमन होते ना कंडक्टिविटी की यूनिट, सीमन होते कंडक्टिव यूनिट, याद रखने सीमन। या 2 पॉइंट तो उसके लिए है ना, इसके 1.6 और 1.5 के डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है ना इसके साथ। यही आंसर, यही आंसर है, ठीक है। ये क्या निकला आपका बच्चों? कंडक्टिविटी। देखो कितनी कम कंडक्टिविटी माइक्रो में आ रही है। अगर रेजिस्टिविटी निकालेंगे तो इसकी रेजिस्टिविटी उसका इन्वर्स करना है। इन्वर्स कर देंगे तो बच्चों सेकंड पार्ट क्या निकलेगा आपका? सिग्मा आई निकलेगा 1 अपॉन में रो निकलेगा 1 अपॉन में सिग्मा। तो कितना हो जाएगा? जो कि हो जाएगा 2.25, सॉरी 22.5 आ रहा, चेक करना है एक बार। ये आ रहा है आंसर 225.225। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का अगर फॉर्मूला मैं अगर याद कर लूं, देखो इसका होता है, नहीं सीमन नहीं होता है, रुक जाओ। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर। इसका होगा सीमेन पर मीटर। उल्टा होता है ना, सीमन पर मीटर, क्योंकि ओम का इनवर्स क्या होता है? सीमन। सीमन पर मीटर होगा यूनिट। लिख लेना यूनिट क्या होता है? सीमन पर मीटर, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। लिख लो उसमें भी कंडक्टिविटी का, जहां पे लिख कंडक्टिविटी पड़ा वहां पे यूनिट लिख लो, भूल नहीं जाओ। ठीक है, दो चीजें निकाल ली बच्चों। तीसरी चौथी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो मैंने क्या बोला, आफ्टर डोपिंग हमने किस चीज की डोपिंग की है यहाँ पे? फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस कौन सा होता है? पेंटावलेंट। ठीक है, चलो पेंटावलेंट की डोपिंग है, मतलब कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाले हैं, पर इलेक्ट्रॉन की जो डोपिंग लेवल है उसका रेशियो क्या है? ये डाला। कितने एटम में डाला है? टोटल एटम कितने थे उसमें? 5 × 10 पावर। अब देखो क्या करना, देखो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाएंगे? मैंने इतने रेशियो में कितने में डाला है? मैंने डाला 5 × 10 पावर 22 में। इतने रेशियो में मैंने क्या डाला है उसके अंदर? फॉस्फोरस एटम डाले। तो इस तरीके से मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। समझ में आ गया? इतने एटम में मैंने इतने रेशियो से डोपिंग डाली। समझ में आ गया? तो फाइनल आंसर कितना निकला? 10। ये तो 10 हो गया। 10 पावर 22 हो गया, तो 10 पावर 28 करोगे तो 14। तो कितना निकलेगा? 10 पावर 15। देखना यही आ रहा है सबका। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कितनी थी? 1.5 × 10 पावर 10 थी। क्या उससे ज्यादा नहीं आ रही है? ज्यादा आ रही है ऑफकोर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो जाएंगे? कम। कितने कम हो जाएंगे? तो हम निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? बस अभी निकाला था, कौन से फॉर्मूले से तू बता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गए हैं, तो नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालेंगे? हम्म, किससे निकालेंगे? ये टॉपर क्यों है तुम्हारी क्लास का?
क्यों टॉपर घोषित कर रखा तुमने जबरदस्ती इसको? नहीं, पड़ोसी। एनआई की वैल्यू कितनी है? 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 10 टू पावर 15। 1.5 मेरे ख्याल से 2.25 हो गया बच्चों। और आंसर आ गया 10 टू पावर 5। देखो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ओनली। यस और नो? ये निकलेगा माइनॉरिटी। देखो कितने कम हो गए। कम हुए कि नहीं हुए? इस वजह से कम हो जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? अब कंडक्टिविटी बतानी है। किसकी? मेजोरिटी की वजह से। मेजोरिटी की वजह से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला सिग्मा एन टाइप बनाए तो क्या हो जाएगा बच्चों? ई एन ई म्यू। अगर मैं वो भी निकाल दूं ना दूसरी वाली, फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो वैल्यू लिखो। 1.6 × 10 पावर -19। एन की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर 15। म्यू की वैल्यू 1350। निकालना बच्चों एक बार। 1350 × 1.6। आंसर आ गया आपका 0.216 सीमन पर मीटर। अगर मैं इसको 10 to the power -6 में निकालता हूं तो देखो 3 0 + 3 0 बहुत कितने टाइम्स बढ़ गई? 10 to the power 6 टाइम्स इंक्रीज हो गई। क्योंकि ऑफकोर्स से बात है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए, इस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई। देखो इसकी बहुत ज्यादा। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? ये और नो? इसका इन्वर्स कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? रेजिस्टिविटी निकल जाएगी। सर में आ गया? अब मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूले रिवाइज हो गए अच्छे से। चलो वेरी गुड। फिर क्वेश्चन लिखो। If intrinsic concentration of silicon, if intrinsic concentration of silicon is 1.5 into 10 to the power 10 per centimeter cube at 300 Kelvin into 10 to the power 10 per centimeter cube at 300 Kelvin. What will be the intrinsic concentration? What will be the intrinsic concentration at 400 Kelvin, neglecting change in band gap with temperature? टेम्परेचर के चेंज होने से बैंड गैप में कुछ असर नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सोच के बताओ। हाँ, माइनस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ईजी से फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्सपोनेंशियल वाला आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब से निकालो आंसर। और याद रखना इसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? हमेशा केल्विन में ही पुट करते हैं। कौन से में पुट करते हैं? केल्विन में। निकल गया बच्चे? कितना? 3.5 इंटू
फॉर्मूला लगेगा ni² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t³। पहली वाली कंडीशन में दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर करना है। और कितना केल्विन है बच्चे? 300 केल्विन का क्यूब है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट वैल्यू को मैंने x मान लिया, x का स्क्वायर होगा 400 के क्यूब के बराबर है ना, प्रोपोर्शनल। तो क्या लेना बच्चों, इनका रेशो लेना है। जैसे ही लोग लोगे तो रेशो आ जाएगा x इक्वल्स टू 4/3 का क्यूब इंटू 1.5 इंटू 10⁻10। मेरे ख्याल से ये आंसर होगा, राइट। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसकी पावर 3/2 ले लिया, 0 से 0 कट गया, 4/3 आ गया डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो सिंपल अगर मैं देखूं तो 1 पॉइंट का क्यूब निकालना है आपको और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा, जो कि पर सेंटीमीटर क्यूब में। क्या 3/2? अरे 4/3 करेंगे ना। अच्छा, हाँ, यहाँ पे 3/। ठीक है, क्लियर हो गया? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन है जो 3-4 बार आ चुका है घुमा फिरा के। तो देखो, अब आता है यहाँ पे छोटी सी टर्म है, कुछ समझना नहीं है, बस लिख लें अपने रेफरेंस के लिए। एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या था कि कैसे हम उसको एनर्जाइज करें। तो तुम बताओ, एक तो टेम्परेचर हो गया तरीका, टेम्परेचर से हम क्या उसको, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं बच्चों, बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? सप्लाई, वोल्टेज बढ़ा के। और तीसरा होता है बच्चों फोटोन या लाइट। लाइट का कॉन्सेप्ट तो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लाइट का मतलब कि अगर हमने सेमीकंडक्टर में लाइट डाली है, लाइट लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वहां पे एक्साइट हो जाएंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड टूट रखे थे वो कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे बच्चों, ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। और फ्री होके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री होके मूव करते हैं, बस। तो ये होता है लाइट एक्साइटेशन। ठीक है, तो इस लाइट एक्साइटेशन की वजह से मुझे कितनी लाइट उसमें डालनी पड़ेगी, कितनी इसकी वेवलेंथ हो कि वो क्या हो जाए बच्चों, वेवलेंथ उसकी बैंड गैप को क्रॉस कर जाए और इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए बच्चों, मूव करने लग जाए। तो इसकी कंडीशन होती है कि Eg Hc में लड़ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसमें बड़ा एच म्यू के नाम से आता है, जिसको वो बोलते हैं Hc/λ। एच क्या होता है यहाँ पे, प्लेइंग कांस्टेंट। सी क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी। इनकी वैल्यू कैलकुलेट होकर, ध्यान से लो, पता है कौन सी वैल्यू याद रखनी, हर बुक में अलग अलग वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू होती है 2, एक सेकेंड, नहीं 2 नहीं होती, 1.24, 1.24 डिवाइडेड बाय लेमडा। और लेमडा की वैल्यू होनी चाहिए माइक्रोमीटर में। और ये वैल्यू फाइनली देगा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये याद रख ली तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर लेमडा की वैल्यू नैनोमीटर में देता है। तो आपको नैनोमीटर में किस में कन्वर्ट करना है, पहले माइक्रोमीटर, और डायरेक्टली इसे पुट कर देना। अगर आपने इसको नैनोमीटर में डायरेक्ट पुट तो गलत हो जाएगा। देख लो, मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, किस में लिखना है, माइक्रोमीटर में लिखना बहुत जरूरी है। लेमडा की वैल्यू माइक्रोमीटर, चाहे नैनोमीटर में, चाहे कोई सी भी हो लाइट। मैं किस में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, माइक्रोमीटर में। और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन लिखो इसी बात पर। इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए सोडियम लाइट, इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ ए सोडियम लाइट हैविंग वेवलेंथ 590 नैनोमीटर equals the band gap of a semiconductor, equals the band gap of a semiconductor, then what will be the minimum energy required, what will be the minimum energy required
टू क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर और कंडक्शन, कुछ भी हो सकता है, कंडक्शन बोल सकता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है बच्चों, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अभी बताया था, ईजी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको? 1.24 लैम्डा माइक्रोमीटर। पर ये माइक्रोमीटर में तो नहीं है, तो मेरे ख्याल से 0.590 माइक्रोमीटर हो जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 1.24 डिवाइडेड बाय 0.590 की वैल्यू पुट करोगे तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। ठीक है, ठीक है। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Ni² इक्वल टू ए टी क्यूब ई रेज़ टू पावर माइनस के ई जी अपॉन में के टी, याद है? ये ई जी तो आपको पता बैंड गैप है, ये के टी क्या होता है? के टी, के क्या होता है यहाँ पे? बोल्डमैन, बोल्डमैन कांस्टेंट क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है के टी। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा के टी की वैल्यू आप याद रख लो, वैसे होते हैं 25 और 26 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही है ये वैल्यू। एट 3 आप के की वैल्यू डालो और 300 केल्विन पे लिखो तो वैल्यू यही देगा, 25 पॉइंट समथिंग या 26 के आसपास, 25-26 के आसपास देगा। हम्म, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खुद एक एनर्जी अपॉन एनर्जी क्या हो गया, कॉन्स्ट मतलब यूनिटलेस हो गया ना, तो के की क्या हो जाएगी? ईजी अपॉन में टी, एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर, इसकी क्या होती है बच्चों? यूनिट होती है। ठीक है, अब जाके हमारा पूरा सेमीकंडक्टर अब खत्म हुआ है। अब डिवाइस अब स्टार्ट होंगे क्या बच्चों? डिवाइसेस। जो पहला डिवाइसेस कौन सा आता आपका? डायोड। फिर क्या आएंगे? जीना डायोड, ये सब आएंगे आप। ठीक है, तो एक टॉपिक आता है बच्चों आपका ड्रिफ्ट करंट, और एक होता है बच्चों डिफ्यूजन करंट। तो ध्यान दो बच्चों, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब कॉन्सेप्ट में आता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। तो इसका मतलब कि अगर आपने ध्यान से देखो, अगर आपने एक सेमीकंडक्टर बार लिया, सेमीकंडक्टर बार लिया है, सेमीकंडक्टर बार है आपका, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे? मान के चलो एल लेंथ है, और ये यूनिफॉर्म बार है, सेमीकंडक्टर यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? हर जगह पे आपकी जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स है वो क्या है बच्चों? सेम है। ठीक है, उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, आपको बताया कि ये वाला बन जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ये बन जाता नेगेटिव। नेगेटिव होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर यहां तक? ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, होल्स आपके सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। ठीक है, पर ये जा क्यों रहे हैं? क्योंकि जब आपने एक्सटर्नल सप्लाई दी तो उसकी वजह से बच्चों एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, और आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो डेफिनेटली क्या होगी बच्चों? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस एल के बराबर होती है। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा बच्चों? चार्ज के क्या करते हैं? मूव करते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज अ करंट, दैट करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? ड्रिफ्ट करंट। अगर ये, क्योंकि यूनिफॉर्म बार है इस वजह से, यूनिफॉर्म बार भी होना चाहिए, अगर नहीं भी तब भी करेगा ही करेगा। पर यूनिफॉर्म बार में एक एक्स्ट्रा करंट भी, अगर वो नॉन यूनिफॉर्म बार है तो उसका मतलब क्या? ध्यान से देखो, मान के चलो कि कुछ ऐसा सेमीकंडक्टर है
पहले यूनिफॉर्म था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी डोपिंग कर दी मैंने इलेक्ट्रॉन की, बहुत ज्यादा डोपिंग कर दी इस रीजन में। बाकी में अब डोपिंग की है तो बाकी तो कम कम स्पेस, ज्यादा ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड में इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या होगा, आपको जब पता है कि जब बहुत ज्यादा एरिया में बहुत ज्यादा कंजेस्टेड पॉपुलेशन है तो वो क्या करती है, फैलती है, अपने आप को फैलेंगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, मूव करने लगेंगे। कहां से कहां, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने लगेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। इसी माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर को क्या बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। जब करंट हायर कंसंट्रेशन से या फिर हायर डेंसिटी से अगर वो लोअर डेंसिटी पे जा रहा है तो उसको कौन सा करंट बोलते हैं बच्चों, डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। समझ में आ गया। डिफ्यूजन करंट ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म बार में तो होगा, क्योंकि भैया एक जगह ज्यादा होगा और एक जगह कम होगा। जब वो यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी उसके अंदर, तो उसके अंदर डिफ्यूजन करंट कितना हो जाएगा, जीरो। फिर क्या मैंने उसमें सप्लाई दी अभी तक, सप्लाई नहीं दी, पर ऐसा नहीं कि हर बार सप्लाई नहीं देने पे ही होगा, सप्लाई देने पे भी हो सकता है, पर उसकी कंडीशन है वो आगे जाके देखेंगे। पर अभी तक हमने बस यहाँ पे सप्लाई नहीं दी, बस हमने यहाँ पे क्या किया, डोपिंग एक जगह बहुत ज्यादा कर दी, डोपिंग डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्यूजन करंट हो गया। कौन सा करंट हो गया, डिफ्यूजन करंट। वहां पे यूनिफॉर्म बार था, वहां पे डिफ्यूजन करंट तो हो ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि हर जगह चार्ज कैरियर क्या है बच्चों, सेम है। चार्ज कैरियर सेम होने की वजह से वहां पे डिफ्यूजन करंट जीरो। केवल एक ही करंट हो सकता था, कौन सा, ड्रिफ्ट। वो भी कब होगा, जब आप बाहर से एक्सटर्नल सप्लाई दोगे। जब आप बाहर से क्या दोगे, एक्सटर्नल सप्लाई दोगे, बाहर से क्या दोगे बच्चों, एक्सटर्नल सप्लाई दोगे। तो कौन सा करंट होगा बच्चों इसके अंदर, कौन सा करंट होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। समझ में आ गया, लिखो। डायग्राम भी बना लेना ड्रिफ्ट करंट का। ड्रिफ्ट करंट यहां पे लिख लेना हायर कंसंट्रेशन या हायर डेंसिटी, यहां पे लिख लेना लोअर डेंसिटी। तो ड्रिफ्ट करंट लिखो, इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, इट इज द करंट, या फिर लिखो ऐसे लिख दो, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दैट करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। अब लिखो डिफ्यूजन करंट, it is the current due to migration of charge carrier from higher density to lower density, higher density to lower density। नहीं, लिख ले बच्चों यहां तक, लिख लो एक पॉइंट बना के, जनरली इन नॉन यूनिफॉर्म बार डिफ्यूजन करंट अकर्स, and in uniform bar diffusion current occurs। निकले बच्चों।
करें, नेक्स्ट टॉपिक करें। पहला डिवाइस करके जाएंगे बस, फिर घर जाएंगे। तो लास्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड। तो बच्चों अभी तक आपने केवल बेसिक बेसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था। जब भी तक हमने डिवाइस ही नहीं पढ़ा था। डिवाइस का मतलब कि अब हमने जो पहले पढ़ा ना, इनको यूज करके हमें एक डिवाइस बनाना है। हमें डिवाइस बनाना है। ठीक है, तो जो डिवाइस होता है पहला आता है आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड बच्चों हमारा क्या होता है, सुन लो, पहले लिखवाता रहूंगा। यूनिपोलर डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है बच्चों? यूनिपोलर डिवाइस होता है। जैसा कि इसके सिंबल से पता चल रहा है, ये आपका होता है पी, ये होता है बच्चों एन। ये क्या काम करता है? पी से एन ही केवल करंट फ्लो करता है, एन से पी करंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक ब्लॉक भी बना रखा है। एरो का मतलब कि पी से एन फ्लो कर रहा है, ब्लॉक का मतलब एन से पी नहीं कर रहा। इसका मतलब यूनिपोलर है कि बाइपोलर है? आप बोलोगे सर ये यूनिपोलर डिवाइस है, जो केवल किसमें करंट कैसे फ्लो करता है? ओनली फ्रॉम पी टू एन फ्लो करता है। समझ में आ गया? ये हम आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। जस्ट गिविंग यू ओवरव्यू। तो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि एक यूनिपोलर डिवाइस है। कौन? पीएन जंक्शन डायोड। तो बनता किससे? ये बनता किससे? ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से बनता है। और कैसे बनता है पहले लिख लो, उससे पहले लिख लो। पीएन जंक्शन डायोड इज अ semiconductor device. P-N junction diode is a semiconductor device that is made up of P-type and N-type semiconductor. That is made up of P-type and N-type semiconductor. ठीक है, यहाँ पे कई बार इसको एनोड और कैथोड भी बोल देते हैं बच्चे। It is a unidirectional device. It is a unidirectional device. It is a unidirectional device in which current flow from P to N only. Current flow from P to N only. करें बच्चों? अब हम इसको पहले सप्लाई से कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको ओपन एंड से इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि बनता कैसे। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी और एन। तो पी का मैंने आपको याद हो तो एक स्ट्रक्चर सिंबल बनाया था पी टाइप का। मैंने क्या बोला था? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें हमने एक होल 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 दिखाए थे, याद है? ऐसे होल दिखाए थे, याद आ रहा है? और उस होल पे आयंस कितने थे बच्चों? होल पे आयन कौन सा होगा? नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। बनाते चलो साथ साथ पहले। ठीक है, ऐसे इसके बिल्कुल साथ बन जाता बच्चों एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप कैसे बनता है? एन टाइप होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और ये ओपन एंड। मैंने बच्चों अभी तक सप्लाई नहीं कनेक्ट की है, मैंने इस पे, मैंने अभी तक इस पे सप्लाई कनेक्ट नहीं की है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, पी टाइप सेमी कंडक्टर में मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं बच्चों? मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं पी टाइप में? होल्स होता है। माइनॉरिटी कौन से होंगे फिर? इलेक्ट्रॉन। तो मैं माइनॉरिटी भी कुछ दिखा रहा हूं।
माइनॉरिटी दिखा रहा हूं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसमें क्या होंगे बच्चों, होल्स होंगे। मैंने होल देखा। जैसे ही मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, एक्चुअली ऐसे कांटेक्ट में लाते नहीं है प्रैक्टिकल केस में। ऐसे नहीं जैसे पी टाइप एन टाइप इनको ऐसे चिपका दिया तो कुछ हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता। होता क्या है कि एक बार होगा, पी टाइप का बार होगा, जैसे एक बार ले लिया, तो उसमें मैं डोपिंग करूंगा एन की। तो फिर एन क्या करेगा, उसके बाद मिक्सअप हो जाएगा। अब जो मिक्सअप होगा वही हम समझेंगे। तो अभी समझ लो कि वो डोपिंग अभी मैंने बस यहां तक रखी है। जो मिक्सअप होने लगेगा ना, वो हम समझ रहे हैं कि तब क्या होने लगेगा, ठीक है। तो देखो, डिफ्यूजन का मैंने क्या बताया था, डिफ्यूजन बताओ क्या बताया था मैंने, डिफ्यूजन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दूसरा, ड्रिफ्ट करंट बता, ड्रिफ्ट के लिए एक्सटर्नल सप्लाई होनी चाहिए। क्या मैंने एक्स्ट्रा कनेक्ट कर रखा है, नहीं कर रखा, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का तो कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं आएगा, डिफ्यूजन तो आएगा। यहाँ पे मेजोरिटी कौन से है, यहाँ पे माइनॉरिटी कौन से है, होल्स। यहाँ पे मेजोरिटी कौन है, यहाँ पे माइनॉरिटी क्या है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे, होल्स क्या करेंगे भाई साहब, होल्स जाएंगे पी टाइप से एन टाइप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या है बच्चों, कम है। तो सारे के सारे होल्स ट्राई करेंगे इधर जाने के लिए। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्राई करेंगे जाने के लिए, एन से पी में जाएंगे ना, ठीक है। तो पहले हम बना के चलते हैं कि जो बिल्कुल पास वाले पहले तो वही जाएंगे। पास वाला होल कहाँ जाएगा बच्चों, या फिर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन ने मूव किया। देखो कैसे, पहले समझना है, लिखना नहीं है, समझना है। ये इलेक्ट्रॉन इससे इधर गया। अब आपको पता है जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के पास गया तो क्या हो जाता है, रिकम्बाइन हो जाता है। रिकम्बाइन होने से क्या चीज हो जाती है, मैंने बोला था रिकम्बाइन होने से क्या चीज हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। और मैंने आपको शुरू से समझाता आ रहा हूं, जब जब मैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बनाऊंगा तो मैं बोला इलेक्ट्रॉन होल तो दिखाऊंगा ही नहीं। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं ये नहीं दिखाऊंगा, ये नहीं दिखाऊंगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, चला गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, देखो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पिन है, बस इनके अब आयंस प्रेजेंट है ओनली। क्या प्रेजेंट है बच्चों, आयंस प्रेजेंट है, बाकी होल प्रेजेंट है सारे के सारे। अभी मैंने केवल ये बताया कि सिंगल लेयर वाले गए हैं बच्चों, और उनके आयन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होल पे रिकम्बाइन हो चुके हैं, वो नहीं, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मैं शुरू से ही नहीं दिखा रहा हूं। ऐसे बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ओनली पॉजिटिव आयन शो होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं शो होंगे। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी शो होंगे, और उनके साथ साथ पॉजिटिव आयन भी शो होगा। सर में आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो पहले वाली लेयर तो, पहले वाले जो थे वो आपस में मिल गए, ठीक है। अब इधर देखो, अभी भी यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स क्या है, कम है। तो अभी भी यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि कंसंट्रेशन की डिस्पोलर, मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेट है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो अभी भी क्या करेंगे, होल पी साइड, सॉरी एन साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। होल्स किधर की जाने की तरफ कोशिश करेंगे बच्चों, एन साइड की तरफ। लेकिन ध्यान से देखो, होल्स का चार्ज क्या होता है, होल्स का चार्ज नेगेटिव होता है। होल्स का चार्ज कहते हैं, होल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, आयंस क्या होता है, नेगेटिव। अब जब ये वाला होल देखो, ये वाला नेक्स्ट वाला होल जब इधर जाने की कोशिश करेगा, तो होल तो कहेगा ठीक है भाई तू तो जा, लेकिन दूसरी जगह में पॉजिटिव आयंस है। पॉजिटिव वाले क्या करेंगे, पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेयर वाले होंगे ना, इनको तो बहुत कम जाने देगा, हो सकता हो थोड़े बहुत जाएं। और थोड़े बहुत जाने से जो ये जो लाइन जो मैंने बनाई है ना, जो मैंने रीजन बनाया है, ये थोड़ा सा और क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सटेंड हो जाएगा। कुछ टाइम बाद इनको भी नहीं जाने देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में पॉजिटिव आयंस बहुत सारे हो जाएंगे, और इस साइड में नेगेटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, कि यहाँ वाले होल्स होंगे
वो क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। और जो क्रॉस जिसको नहीं कर पाएंगे इसका नाम होता है बच्चों जंक्शन। तभी इसको पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं इस पॉइंट को। जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन। इसका मतलब कि होल्स जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आइंस बन गए हैं, यहाँ पे आइंस। और ये आइंस इमोबाइल होता है कि मोबाइल? इमोबाइल होते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसी पोजीशन पे ही रहते हैं वो। ठीक है। अब एक तरीके की यहाँ पे लेयर फॉर्म हो गई है जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करने से रोक रही है। दोबारा सुन लो, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है? एक लेयर क्रिएट हो गया, रीजन क्रिएट हो गया जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करने से रोक रहा है। इस रीजन का नाम होता है डिप्लीशन रीजन। क्या बोलते हैं बच्चों इस रीजन को? डिप्लीशन रीजन बोलते हैं इस रीजन को। और डिप्लीशन रीजन क्या काम करता है? ये अपोज करता है, किसको अपोज कर रहा है? ध्यान से लो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करने से रोक रहा है। किसको क्रॉस करने से? जंक्शन को क्रॉस करने से रोक रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो देखो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में जंक्शन था, कोई आयंस क्रिएट नहीं हुए थे अलग से सेपरेट इमोबाइल आयंस। तो हुआ क्या कि आपस में इजीली क्या हो गया बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया तो मैंने उनको नहीं दिखाया, केवल उनके आयंस दिखाए। अब अभी भी फर्दर थोड़ा बहुत क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा, मतलब कि डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या है, हायर कंसेंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है बच्चों, लोअर कंसेंट्रेशन है। तो अभी भी कुछ ट्रांसफर होंगे। अब दोबारा तीसरी बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल क्या होगी, वेट हल्की सी बढ़ जाएगी, बस यही तो चीज होगी और कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब सब सेटलमेंट हो जाएगा तो ये वाले होल्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं, स्टिल दे कैन नॉट मूव टू, जो दे कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए डिप्लीशन लेयर फॉर्म इन बिटवीन द जंक्शन। और जंक्शन के नियर में जब भी कोई डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी, और क्योंकि उसके अंदर इमोबाइल्स आयन है, क्या है बच्चों, इमोबाइल्स आयन, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को क्रॉस करने के लिए रोकेंगे, उनको क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, रोकेंगे। समझ में आ गया अच्छे से? ये आपका एक तरीके का, अभी तक मैंने यहाँ पे सप्लाई नहीं दी, केवल ओपन सर्किट की तरह इस पे काम करवाया मैंने। किस पे काम करवाया? ओपन सर्किट की तरह काम। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो बस इतना ही। कर्तन लिख लो पहले जल्दी से, इसको ऐसे लिखो, when n type is doped in p type, कहीं सिर्फ कैसे भी लिख सकते हैं, p को डॉप्ड किया n में या n को डॉप्ड किया p में। when n type semiconductor is doped in p type semiconductor, then majority charge carriers from both side, then majority charge carriers from both side crosses the junction, crosses the junction, and they form covalent bond, and they form covalent bond, but their immobile ions present near the junction, but their immobile ions present near the junction. These immobile ions, these immobile ions opposes the opposes the flow of opposes the flow of majority charge carrier to cross the junction. These immobile ions oppose the flow of majority charge carrier to cross the junction. The region including immobile ions, the region including immobile ions is known as, अब इसके नाम अलग अलग होते हैं, देखो डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, कई जगह लिख लो डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, ये हर चीज आता है यहाँ पे। पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर क्या काम करता है, अलाउ कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। सही स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है?
मेजोरिटी चार्ज कैरियर को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, अपोज करता है हमेशा। क्या करता है बच्चों? अपोज करता है। ध्यान से समझना है। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छे से क्लियर हो गया? बनता कैसे है? सोचो, बना कैसे? सर बना ऐसे कि जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करने लगे तो उनके इमोबाइल आयन वहीं पे प्रेजेंट हो गए। इमोबाइल जो कि मोबाइल नहीं कर सकते, खुद नहीं गए, वहीं पे प्रेजेंट हो गए। और वो क्या कर रहे हैं? खुद मेजोरिटी चार्ज कैरियर को फर्दर क्रॉस करने से लिए रोक रहे हैं। खुद मेजोरिटी चार्ज कैरियर को फर्दर क्रॉस करने के लिए रोक रहे हैं। तो वहीं से वो रीजन क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं इमोबाइल्स आयन रीजन या फिर डिप्लीशन रीजन। क्लियर हो गया यहां तक सभी को अच्छे से? ठीक है, फिर लिखो। बस एक वो रह गया इसका डायग्राम। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे बस छोटी छोटी बातें हैं वो कर लेते हैं, फिर करेंगे छुट्टी। नेक्स्ट पे बनाते हैं डायग्राम। तो देख, एक डायग्राम बनाना है तो आधे पेज का कम से कम डायग्राम होगा, तो हिसाब से बनाना, आधे से ज्यादा पेज का एक साथ ही बनाना है इसलिए। बहुत ज्यादा डेप्थ लेवल पे नहीं जाएंगे। तो याद करो, ये तो हो गया बच्चों मेरा डिप्लीशन रीजन, जहाँ पे नेगेटिव आइंस नेगेटिव आइंस थे, यहाँ पे पॉजिटिव आइंस थे। यहाँ पे पी टाइप था, यहाँ पे एन टाइप था। बार बार नहीं बता रहा हूँ, आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, ये पोटेंशियल बैरियर होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर की वजह से बच्चे यहाँ पे ना पोटेंशियल जनरेट हो जाती है। पोटेंशियल, इंटरनल पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, नेगेटिव, और ये हो जाती है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। ज्यादातर सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट 0.6 वोल्ट होती है। जर्मेनियम के केस में 0.2 वोल्ट होते हैं, पर याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिलिकॉन के केस में बस थोड़ी सी ज्यादा रहती है इसकी। ठीक है, अगर मैं इसको एक डिस्टेंस मान लूं, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस एक्सिस मान लूं, तो इस डिस्टेंस एक्सिस पे चार्ज डेंसिटी बच्चों, जो चार्ज जो यहाँ पे इमोबाइल्स आए होंगे उसकी चार्ज डेंसिटी ऐसे लाई करती है कि नेगेटिव आइंस है तो नेगेटिव आइंस को नेगेटिव डेंसिटी, और इसकी पॉजिटिव डेंसिटी होती है बच्चों। ये है डेंसिटी ग्राफ, बल्कि यहाँ से लिखते हैं इसको डेंसिटी ग्राफ। एक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, क्या मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लाई दी है कि नहीं दी है, पहले बताओ। दी है मैंने? नहीं दी है। नहीं दी है इसका मतलब कि केवल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव ही होती है। तो स्टार्टिंग में तो इस पॉइंट पर जीरो होगी, पर धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, और फिर नेगेटिवली, और फिर जीरो पे पहुंच जाएगी। तो ये होती है आपकी ई नॉट। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसमें, जंक्शन पे। क्यों? क्योंकि पहले नेगेटिव आ गया। अगर पहले पॉजिटिव आता तो पहले बढ़ता फिर कम हो जाता। पर पहले पीएन लिखा है ना, इस वजह से मुझे दिखाना पड़ेगा इस हिसाब से। एनपी नहीं दिखाऊं, एनपी अगर मैंने दिखा दिया एनपी, तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा बच्चे? ऊपर चला जाएगा। बस यही फर्क है। यस और नो? सर में आ गया? अगर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या करंट, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैसे कर रही है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो देखो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा मान के यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सबसे ज्यादा यहाँ पर है। उसके बाद कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, कम होते जा रहे, और इस साइड तो है नहीं इलेक्ट्रॉन, बहुत ही माइनॉरिटी है। तो ये क्या बताते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एनई से। और ऐसे अगर मैं एनएच बताऊं तो एनएच तो आप बता दोगे, उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब इधर ज्यादा, इधर खत्म हो रही है, और इधर जीरो हो गई। तो ये क्या निकल गया आपका? एनएच, जस्ट उल्टा हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ये क्या बता रहा है बच्चों, आपकी डेंसिटी बता रहा है। सर में आ गए ग्राफ, दोनों सारे सर में आ गए, इजी है। ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, बाई चांस आ सकता है पर आज तक आया नहीं है, आज तक तो नहीं आया है, फिर भी पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता रहेगा तो एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो क्या दिक्कत है। इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज और डिस्टेंस का फॉर्मूला बता चुका हूं आपको, E इक्वल टू V बाय एल या फिर V बाय डी, वो भी बता चुका हूं मैं। तो बस इतना ही करते हैं इसकी एक, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसको फोरवर्ड बायस रिवर्स बायस, ठीक है, और इसकी इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। फिर हम और भी डिवाइसेस करेंगे, ट्राई करेंगे कि पी जंक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और एक जीने डायोड पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। इन्हीं के ही बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, बस कॉन्सेप्ट वाइज समझना है कि काम कैसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि डिप्लीशन विथ क्या काम करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इतना पूरा डिटेल में नहीं जानना भी आपको, ठीक है। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। अच्छा, ओपन सर्किट है तो उसमें कौन सा करंट हुआ इसके अंदर अभी तक, ओनली डिफ्यूजन करंट ही हुआ है, कौन सा करंट हुआ है, तो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट जब हम कल परसों पढ़ेंगे बैटरी से कनेक्ट, तो उसके अंदर कौन सा करंट होगा, दोनों होंगे। क्यों, क्योंकि वो जो पी टाइम मेजोरिटी थे वो भी तो जा रहे उधर, तो ड्रिफ्ट भी होगा प्लस डिफ्यूजन भी होगा। कहाँ पे ड्रिफ्ट होगा कहाँ पे डिफ्यूजन होगा, इसको हम थोड़ा डेप्थ लेवल पे जाएंगे, ठीक है।